हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट अपना निपटा लिया था, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री में पहले हम देख लेते हैं किस हिसाब से हमें हिस्ट्री पढ़नी है। देखिए, हिस्ट्री में अगर हम क्लासीफाई करें तो चार मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं: प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीन मेन होते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो सबसे पहले अगर हम समझें हिस्ट्री बनती कैसे है, तो हिस्ट्री बनती है, आप जो पुराने डॉक्यूमेंट्स उठा के देखते हैं, जैसे पुरानी जो भी कह सकते हैं किंगडम्स रहे थे, पुरानी जो भी गवर्नमेंट्स रही थी, तो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स होते हैं, उनके फरमान्स होते हैं, उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। उस टाइम कोई बाहर का कोई पोइट होगा या फिर उनके कोर्ट में कोई बाहर का एम्बेसडर आया होगा, वो उस कोर्ट के बारे में लिखेगा, हम उसको पढ़ेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि उस टाइम में होता क्या था। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे रिटिन फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम हिस्ट्री बनाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कौन सा राजा आया, उसने क्या क्या काम किए। तो वो सारे क्या है, उनके रिटिन फैक्ट्स के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं उनके सारे जो भी लेटर्स वगैरह होते हैं, हर वो रिटिन एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, फिर हम एक हिस्ट्री की बुक लिखते हैं। तो ये सारी कहानी आपकी एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न की है। बट एक और हिस्ट्री होती है जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ पर आपके पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। रिटर्न एविडेंस है भी तो वो क्या लिखा है, उसकी कौन सी स्क्रिप्ट है, वो हम नहीं जानते। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमें जो भी जानकारी मिलती है उस टाइम के ऑब्जेक्ट्स को देख के मिलती है, उस टाइम के स्टोन्स को देख के मिलती है, उस टाइम के घरों को देख के मिलती है। तो वो सब किस में पार्ट आ जाता है, प्रोटो हिस्ट्री में। लाइक आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सारा पार्ट किस में है, प्रोटो हिस्ट्री में। कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा बाथ टब मिलेगा, बड़ा सा घर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल वेल डिज़ाइन रोड्स मिलेंगी, ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। तो उससे हम देखेंगे कि ये कौन सा हिस्ट्री का पार्ट है, ये आपका प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है, और रिटर्न एविडेंस जो मिल भी रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट क्या है वो हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं ये लिखा क्या इन लोगों ने। तो इस तरह की हिस्ट्री को हम काउंट कर लेते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। तो प्रोटो हिस्ट्री के बाद हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हमारी शुरू हो जाएगी वैदिक एरा से, फिर ये चलेगी आपकी जब तक एक राजा आएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद से फिर आपका इंडिया में नया रूल आएगा दिल्ली सल्तनत का, और दिल्ली सल्तनत से आप पढ़ेंगे औरंगज़ेब, मुग़ल रूल आएगा, और मुग़ल रूल में औरंगज़ेब की डेथ तक। उसकी डेथ होगी 1707 में। तो 1707 तक की हिस्ट्री किस में आ जाएगी, मिडिवल में आ जाएगी। फिर औरंगज़ेब की डेथ के बाद टिल इंडिया की इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947, यहाँ तक की हिस्ट्री आ जाएगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के ब्रॉडली तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और ये जो प्रोटो वाला छोटा सा पोर्शन है इसी भी हम एंशियंट में ही कवर कर लेंगे। तो अब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर हम शुरू करें सॉरी, तो सबसे पहले दो टर्म आती हैं, बीसी और एडी। इनका मतलब समझ लीजिए। एडी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये डिफाइन किए गए हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से, ठीक है। यानी जो क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है, जो जब उनका जन्म होता है, तो उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और उससे पहले का सारा टाइम पीरियड किस में चला गया, बीसी में चला गया, और उसके आगे का सारा सारा टाइम पीरियड किस में चला गया, वो चला गया आपका एडी में। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनो। तो अब आगे हम समझें, तो जैसे क्राइस्ट के बर्थ से 100 ईयर्स पहले कोई इवेंट हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं, ये पूरी आपकी टाइमलाइन है, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया की ये टाइमलाइन है, ठीक है। टाइमलाइन है तो टाइम तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, टाइम तो नहीं रुकता है, टाइम तो बढ़ ही रहा है। बस एक टाइम के एक पॉइंट को हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। अब इससे पहले जो भी इवेंट हुआ होगा उसको हम डिनोट करेंगे बीसी से, इसके बाद जो भी इवेंट होगा उसे डिनोट करेंगे एडी से। मान लीजिए कोई इवेंट होता है क्राइस्ट के बर्थ से 100 ईयर्स पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बीसी।
अब आप खुद सोचिए, एक इवेंट हुआ है क्राइस्ट के बर्थ से 100 ईयर्स पहले, और एक इवेंट हुआ है क्राइस्ट के बर्थ से 200 ईयर्स पहले। तो ये जो 200 ईयर्स पहले इवेंट हो रहा है उसे हम कहाँ रखेंगे, ए पोजीशन में रखेंगे या बी पोजीशन में रखेंगे? तो इसका आंसर होगा ए, यहाँ पर 200 BC। यानी जो इवेंट उनके बर्थ से 200 ईयर्स पहले हुआ होगा वो ज़्यादा पुराना होगा कंपेयर टू जो इवेंट 100 ईयर्स पहले हुआ होगा। तो इसीलिए 200 BC और पीछे का टाइम पीरियड होगा। और जितना आप पीछे चलते चले आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 300 BC और यहाँ मिलेगा 400 BC। तो इस तरह से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप टाइम में पीछे जाते जा रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट वाले टाइम में आप जैसे जैसे पीछे जाते आएंगे ये नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये BC लिखा है और ये जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा ये पुराना इवेंट होगा, तो इसको कभी कंफ्यूज नहीं करना है। अब आ जाइए आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी एनो डोमिनो में। तो कोई भी इवेंट क्राइस्ट के जन्म से 10 ईयर्स बाद हुआ तो उसे ऐसे 10 AD लिख देंगे, और कोई इवेंट 20 ईयर्स बाद हुआ तो उसे लिख देंगे 20 AD, ठीक है। तो यानी ये जो सारे इवेंट्स हैं ये आपके कैसे हो रहे हैं, 10 ईयर्स बाद या 20 ईयर्स बाद। तो यहाँ से आप किसी भी इवेंट को देख के कह सकते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे 10 AD वाला इवेंट पहले हुआ होगा और 20 AD वाला इवेंट आपका बाद में होगा। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी इवेंट 10 AD वाला पहले होगा, 20 AD वाला बाद में होगा, और इसी तरह से 100 BC वाला बाद में हुआ होगा, 200 BC वाला पहले हुआ होगा। तो BC में क्या होता है, जितना टाइम पुराना होगा नंबर बढ़ता जाएगा, और जितना नंबर छोटा होता जाएगा उतना टाइम नया है। और AD में क्या है, AD में तो जैसा हम सिंपली समझते हैं वही है कि नंबर बढ़ता जा रहा है तो टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है BC और AD में। इसके बाद आज के टाइम में BC वर्ड नहीं यूज़ करते हैं कई लोग, वो क्या यूज़ करते हैं, BCE। तो वो एक ही बात है, जो बिफोर क्राइस्ट था उसको चेंज करके अब क्या यूज़ करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। यानी ये एक टाइम था, इस रेफरेंस टाइम को हमने मान लिया कॉमन एरा का टाइम, और इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। और CE मतलब कॉमन एरा, यानी ये वाला टाइम कौन सा हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा वाला, और ये वाला टाइम कौन सा हो जाएगा, कॉमन एरा वाला, ठीक है। यानी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कन्फ्यूज़न वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि जो AD है, ठीक है, वही आपका CE है, और जो आपका BC है वही आपका BCE है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। AD और CE एक चीज़ है और BC और BCE एक चीज़ है। चलिए, तो अब इसके बाद एक चीज़ आती है सेंचुरी वाली बात, ठीक है। सेंचुरी वाली बात समझ लेते हैं। सेंचुरी में क्या होगा, जैसे कोई भी इवेंट है, मान लीजिए जैसे सेंचुरी का सीधा सा है कि फर्स्ट AD से लेकर, जो पहली AD होगी वो तो फर्स्ट AD होगी, और फर्स्ट AD से लेकर 100 AD तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। इसी तरह से 101 AD से लेकर 200 AD तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड सेंचुरी। इसी तरह से 201 AD से लेकर 300 AD तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड सेंचुरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 जब आ रहा है तो फर्स्ट, 200 आ रहा है तो सेकंड, 300 आ रहा है तो थर्ड सेंचुरी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, यानी जो भी सेंचुरी का नंबर है वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, ये लास्ट वाले से मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 1900 से 2000 तक के टाइम पीरियड को कौन सी सेंचुरी मानेंगे, ठीक है, 1900 से 2000 के टाइम पीरियड को,
तो किस वाले पार्ट को हम देखते हैं, लास्ट वाले को, तो लास्ट वाला कौन सा, ये, तो इससे हमें मिल जाएगा 20th सेंचुरी। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें हम कौन से टाइम पीरियड में जी रहे हैं, 2000 से 2100 टाइम पीरियड के बीच जी रहे हैं। ठीक है, ईयर 2000 निकल चुका है और 2000 से 2100 के टाइम पीरियड में हम जी रहे हैं, तो ये कौन सी सेंचुरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 21st सेंचुरी। ठीक है, कौन सी सेंचुरी हो गई ये हो जाएगी आपकी 21st सेंचुरी। तो ये सेंचुरी वाला भी कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि कई बार आपको बोल देगा 14th सेंचुरी, तो 14th सेंचुरी बोल दे तो हमें पता होना चाहिए ये इवेंट 1300 से लेकर 1400 के बीच हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ये बताना मेरा मोटिव था, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हिस्ट्री हमने शुरू भी नहीं करी है, बट इससे पहले जो BC AD सेंचुरी वाले जो डाउट्स होते हैं वो मैंने क्लियर कर दिए, क्योंकि ये आने वाले आपके लेक्चर्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन। तो प्रोटो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसको 3 एजेस में बांट दिया गया है, पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक और आगे आप देखेंगे एक नियोलिथिक एज। तो जो 2,50,000 BC से 9,000 BC का टाइम पीरियड है वो कौन सा हो गया, पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक में जो पैलियो का मतलब होता है वो कह सकते हैं ओल्ड कह सकते हैं ये, या फिर कह सकते हैं स्टोन से भी रिलेट कर सकते हैं, तो ये काइंड ऑफ स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है, मीजो मतलब मीडियम। ठीक है, अच्छा हाँ, ये लिथिक का मतलब स्टोन से होता है। ठीक है, लिथिक का मतलब स्टोन से होगा, पेलियो मतलब बहुत ओल्ड हो गया, मीजो मतलब मिडल, और इसका नियो मतलब न्यू से हो गया। तो अभी देखिए इंसान की एग्जिस्टेंस जो आती है वो आती है अराउंड 36,000 BC। तो पेलियोलिथिक एज तो हमने उससे पहले की ले ली, 2,50,000 BC से लेकर 9,000 BC तक की ले ली, बट जो इंसान की अपीयरेंस है वो आपको मिलेगी इन 36,000 BC। 36,000 BC के अराउंड आपको इंसान की अपीयरेंस मिलेगी। अब इंसान की अपीयरेंस जो मिल रही है तो सबसे ज़्यादा एविडेंस आपको कहाँ मिलते हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के हमें एविडेंस मिलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही घने जंगल हैं। ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ से लोग पहले निकले होंगे। फिर ये लोग थोड़ा सा जब ये निकल रहे होंगे तो इन्होंने बुश फायर्स देखी होंगी, यानी जब बहुत ज़्यादा पेड़ ड्राई हो जाएंगे और जंगलों में आग लग जाएगी तो इन्होंने वहाँ से फायर देखी होगी। खाने के लिए पहले ये लोग क्या खाते होंगे, पहले इन लोगों ने कह सकते हैं कि जानवर खाए या फिर वहाँ पेड़ पौधे खाए। फिर कभी जंगलों में आग लग गई होगी तो आग लगने से क्या होगा, जो जानवर हैं वो बेक हो गए होंगे, फ्राई हो गए होंगे, तो उन्होंने वो फ्राई जानवर खाया होगा तो उनका टेस्ट ज़्यादा लगा होगा। तो तब से उन्होंने सोचा होगा कि अगर जानवर को आग में अगर हम पका के खाएं तो और मज़ेदार लगेगा। तो पहले तो ये लोग आग से डरते थे, फिर धीरे धीरे ये समझने लगे कि आग से कैसे कंट्रोल करना है, और धीरे धीरे इन लोगों ने पत्थरों से आग जलाना भी सीख लिया होगा। तो जब आग जलाना सीख लिया तो अपने हिसाब से आग को कंट्रोल करके जानवर भी पकाना सीख गए। फिर उसके बाद इनका मन नहीं भरा, इन्होंने सोचा थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब जब ये बाहर निकले होंगे तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पर क्या है, ग्रासलैंड है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी घासें हैं। अब ग्रासलैंड में इन्हें देखना था इस पार क्या है, तो पहले तो ये कुछ ऐसे थे, अब ये ऊपर उचक के देख नहीं पा रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा उठने की कोशिश की, तो ये कुछ ऐसे हो गए। फिर इसी तरह से धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा और ये बिल्कुल सीधे हो गए। अब इन्हें दिख पा रहा है कि घास के उस पार क्या है, तो ये घास को भी पार करे। कुछ लोग इधर निकल गए, यहाँ पर डेजर्ट है वो तो यहीं निपट गए होंगे, बट कुछ लोग ये ग्रास को पास करके इधर पहुँच गए, और इधर एक रिवर, नील नदी मिल गई तो इन्हें जीने का सहारा मिल गया। तो यहाँ से इन लोगों ने नदी का पानी यूज़ किया, कुछ लोग यहीं सेटल हो गए और कुछ लोग और आगे बढ़ गए और पूरी दुनिया में फैलते चले गए। तो कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने जो काम सीखा वो सीखा हंटिंग का, हंटिंग शिकार करना। तो आपका जो पेलियोलिथिक टाइम है उस टाइम में ये लोग जो हंटिंग करते थे, तो जब कुछ ऐसा सीन रहा होगा, पहले तो इन लोगों ने ये जानवर से डरे होंगे, बट जानवर से डरे होंगे इन्होंने आसपास अपने कोई पत्थर देखा होगा तो पत्थर मार के फेंका होगा, जानवर मर गया। तो वहाँ से उन्होंने ये सीखा कि ये जो स्टोन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं जानवरों को
मारने में। तो पहले तो उन लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो रफ स्टोन्स थे वो यूज़ करने लगे। फिर धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता गया तो उनका दिमाग भी थोड़ा बढ़ता गया, और उन्होंने सोचा कि अगर ये स्टोन को मैं थोड़ा सा तराश दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉइंटेड बना दूँ, तो ये तो और बेहतरीन स्टोन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इसका मास भी चीर सकता है। तो इस तरह से उन लोगों ने स्टोन्स को थोड़ा सा फिनिशिंग देना शुरू किया। तो पहले तो रफ स्टोन्स यूज़ कर रहे थे पेलियोलिथिक में, बट जब वो मीजोलिथिक टाइम पे आए तो इनके स्टोन्स थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो गए। और साथ ही साथ कुछ जानवर इन्होंने ऐसे देखे कि ये उनको अगर ये मारने गए तो वो भागे नहीं, डर के भागे नहीं, या इनकी या कह सकते हैं वो जानवरों ने इन पे हमला नहीं किया, इनको डराया नहीं। तो उन्हें लगा ये जानवर तो सीधे हैं, इनको पाल सकते हैं, डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो जैसे गाय वगैरह इन्हें मिलती गई तो उसका ये लोग क्या करते गए, डोमेस्टिकेशन करते गए। फिर ये लोग शार्प टूल्स यूज़ करने लगे, जिनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स। और साथ ही साथ ये सारी जो इवेंट्स हो रहे हैं, हंटिंग वगैरह हो रही है, तो इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती कि वो लोग हंटिंग करते थे। तो कुछ पेंटिंग, कुछ केव्स मिली हमें, ठीक है, भीमबेटका केव्स कहते हैं उन्हें, मध्य प्रदेश में। तो उन केव्स में कुछ पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स उसी टाइम के लोगों ने की। और आप जब भी पेंटिंग करेंगे तो आप पेंटिंग में बनाएंगे क्या, वही तो बनाएंगे जो आपके दिमाग में होगा। तो वही उस टाइम के लोगों ने पेंटिंग में हंटिंग की फोटो ड्राइंग करी, कि हंटिंग करते हुए एक आदमी है, हंटिंग कर रहा है एक जानवर की, तो इस तरह की ड्राइंग बनाई है। तो इससे पता चलता है अगर वो ड्राइंग बना रहे हैं हंटिंग की, तो ऑब्वियसली उन्होंने हंटिंग तो करी होगी। तो यहाँ से भी हमें एविडेंस मिलता है हंटिंग का। तो फिर मीजोलिथिक एज आपका 9000 से 4000 बीसी में आता है, और इसमें हमें क्या मिल रहा है, भीमबेटका की पेंटिंग्स। फिर अगला आता है नियोलिथिक एज, 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। अब लोग फायर भी जान गए, व्हील भी जान गए, ठीक है। और इसी के बाद एक नई एज शुरू हो जाएगी, चालकोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज के बाद नई एज शुरू होगी, चालकोलिथिक एज। अब अलग मेटल्स मिलने लगेंगे, कॉपर मिलने लगेगा, ब्रॉन्ज मिलने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन अब आने वाली जो हिस्ट्री है वो रिटेन होने लगेगी, तो उसके हमें रिटेन एविडेंस मिल जाएंगे। बट ये जो हिस्ट्री हमारी गुजर रही है, इसका हमें कोई भी अभी रिटेन एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो ये एक कह सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ लिए हमने, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। टाइम पीरियड की बात करें तो 2,50,000 से 9,000 बीसी पेलियोलिथिक, 9,000 से 4,000 बीसी मीजोलिथिक, और 4,000 बीसी से 1000 बीसी इज नियोलिथिक। इसके बाद एक बड़ा जो डेवलपमेंट होता है इंडिया की हिस्ट्री में, वो होता है फाउंडिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन हमारी कंट्री का पार्ट थी। ये हमें बहुत बाद में जाके पता चला है। ये पता चला है जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, ब्रिटेन वाले इंडिया पे कंट्रोल करे हुए थे, और उस टाइम इंडिया में वो लोग रेलवे ट्रैक्स बनवा रहे थे, यानी नई नई रेलवे लाइंस बिछ रही थी। तो कुछ आपका ये नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड में कुछ काम चल रहा था, कह सकते हैं रेलवे ट्रैक्स का। तो कुछ आपके वहाँ पे लेबर थी, लेबर वहाँ पर उसे एक घर मिल गया आसपास, तो वहाँ से वो ईंटें लेके आने लगे, ब्रिक्स लेके आने लगे। तो वो ब्रिक्स वो लोग वहाँ पर यूज़ करने लगे। लेकिन जब उनके इंजीनियर को पता चला कि ये लोग ब्रिक्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो वो इंजीनियर जब गया तो वो देख के हैरान हो गया। वहाँ पर एक बहुत पुराना सा एक पूरा सिविलाइजेशन था, वो लोग उस सिविलाइजेशन से ईंटें लेके आ रहे थे और रेलवे ट्रैक में लगा रहे थे। फिर बाद में वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, उन लोगों ने वहाँ पर डिस्कवरी शुरू करी और पता लगाया गया कि यहाँ पर इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रहती थी। वरना पहले हम क्या मानते थे, पहले हम मानते थे कि इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन गंगा किनारे थी। हम मानते थे हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ पर है, गंगा किनारे। बट इस डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि गंगा से भी पहले हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इधर यहाँ एक इंडस नदी है, इस इंडस नदी के किनारे भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। देखिए जो भी सिविलाइजेशन मिलेगी वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
नदी के किनारे इसलिए मिलेगी क्योंकि नदी का पानी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है इंसान के लाइवलीहुड का। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो आप कह सकते हैं कि बसा करते थे, सेटल हुआ करते थे, रिवर्स के किनारे रहते थे। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा अभी भी दुनिया में जो भी सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके होंगे वो कहीं ना कहीं किसी रिवर के किनारे ही एग्जिस्ट करते होंगे। जैसे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। नॉर्थ इंडिया इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पर रिवर है, गंगा है, यमुना है, बहुत हैवी हैवी रिवर्स हैं। तो ज़्यादातर लोग आपका इस रिवर के किनारे ही सेटल होते चले गए और इन इलाकों को डेंसली पॉपुलेटेड बना दिया गया। तो अब एक नई सिविलाइजेशन की पता चल चुका है और ये सिविलाइजेशन मानी जाती है अराउंड 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, 2500 बीसी से 1750 बीसी यहाँ कौन सी सिविलाइजेशन मिल रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी याद रखेंगे ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, ये बीसी वाला ही टाइम पीरियड चल रहा है। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब किस किस ने डिस्कवरी की? जॉन मार्शल, इंडिया की तरफ से देखें दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसकी डिस्कवरी के लिए। और इसकी डिस्कवरी ने काफ़ी लोगों को चौंकाया, अभी भी चौंकाती है क्योंकि अभी भी इसमें बहुत और चीज़ें डिस्कवर होती चली जा रही हैं। तो एक तो सबसे पहले सबसे ख़तरनाक चीज़ इन्होंने ये देखी कि बहुत ही सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग है। मतलब ऐसा लगता था कि आज भी इंडिया के कई सिटीज़ इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इवन मेट्रो सिटीज़ भी इतना वेल प्लान नहीं है जितना ये सिटीज़ हुआ करती थी। बिल्कुल ग्रिड सिस्टम पे, बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब ईंटों को जला के कच्ची कह सकते हैं पक्की ईंट बनाना, उसको यूज़ करना। ड्रेनेज सिस्टम वेल मैनेज था, एक सिटाडेल था, किला था, हाईली अर्बनाइजेशन दिखता था। आयरन नहीं है, ठीक है, आयरन की कमी अभी भी इनके पास दिख रही है क्योंकि आयरन आएगा आपका 500 बीसी में, तो अभी इनके पास आयरन की कमी दिखेगी। आयरन तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, हाँ, लेकिन बहुत ही वेल सेटल्ड हाउसेस, एक अर्बनाइज्ड हिस्सा दिखता है। वरना उस टाइम एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर रहते भी होंगे तो बिल्कुल नोमैड्स की तरह रहते होंगे, या मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ जानवर आनवर चरा के रहते होंगे, एक रूरल सेटलमेंट टाइप का होगा। लेकिन ये रूरल सेटलमेंट टाइप का नहीं था, एक अर्बन सेटलमेंट टाइप का था जहाँ पर प्रॉपर बिजनेस वगैरह भी होता था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें पता चली। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी साइट्स डिस्कवर हुई हैं, लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, ये सारी इसकी साइट्स हैं जो आगे चल के धीरे धीरे डिस्कवर होती जाएंगी। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एक ये बाथ टब था या क्या था ये किसी को नहीं पता, ये प्रॉपरली डिज़ाइन चीज़ें वहाँ से मिलती चली गई। मानते तो यही है कि वहाँ का बहुत बड़ा बाथ टब रहा होगा, राजा वगैरह हो सकता है इसको यूज़ करते हों। लेकिन मेन चीज़ ये है, आप देख सकते हैं कि कितना सिस्टमैटिकली हर चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि जैसे इनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर थी। ठीक है, और यहाँ कॉटन भी मिल रहा है। ठीक है, कॉटन भी मिल रहा है। एनिमल्स कौन कौन से जाने जा रहे हैं इस टाइम पे? ऑक्सन है, शीप है, बफेलो हैं, गोट्स हैं, पिग्स हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, घोड़े हैं, गधे हैं, घोड़े नहीं है, ठीक है, हॉर्सेस नहीं है, गधे हैं और एसेस हैं और कैमल्स हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड भी चल रहा है, यानी उस टाइम इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, उसके साथ ट्रेड करती थी। क्योंकि मेसोपोटामिया के कुछ प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर हमें मिले इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो उससे हमें पता चल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड भी चल रहा है, इंटरनल ट्रेड तो चल ही रहा है, हम बाहर से एक एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम प्रीवेलेंट था कि कोई करेंसी, कोई टोकन वगैरह नहीं मिला है, बार्टर सिस्टम चलता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, आयरन अभी इन लोगों ने खोजा ही नहीं था। और सबसे मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल था यूनिकॉर्न। इसके अलावा एक सील मिली है जिसे सील ऑफ पशुपति कहते हैं। इसमें कुछ टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, इन सब के कह सकते हैं कि फोटोज हैं। अब इस सील का क्या काम था ये हमें नहीं पता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि हो सकता है ये सील एज ए टोकन यूज़ की जाती हो, रॉयल्स लोग यूज़ करते हो, अपनी रॉयल्टी का टोकन यूज़ करते हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है ये बिजनेस वगैरह में यूज़ होती हो।
तो इसका क्या यूज़ था अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। एक स्क्रिप्ट मिली है, इमेज काफ़ी क्लियर नहीं है, क्लियर होती भी तो आप पढ़ नहीं पाते इसे, क्योंकि ये आज तक कोई नहीं पढ़ पाया इसे कि ये लिखा क्या है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट्स मिली हैं, तो अभी भी इस पर काम चल रहा है, हम इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी हम इसको डिकोड नहीं कर पाए। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है, अभी तक हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए। इसके अलावा ये पूरा ये जितना भी ब्राउन एरिया है, ये आप कह सकते हैं ये एरिया था जो आपका मोहनजोदारो का सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। ये पूरा एरिया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपको साइट्स मिलेंगी, लाइक यहाँ पर आपको कालीबंगन मिल जाएगा, हड़प्पा फेमस है, मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, लोथल है, ठीक है। तो ये कुछ राखीगढ़ी है अभी तक की सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। तो ये सारी साइट्स हमें मिलती चली गई धीरे धीरे। तो ये पूरा एरिया है जो आप कह सकते हैं ये इंडिया और पाकिस्तान का मिला के एरिया हम कह सकते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। और ये सारा एरिया, ये देखिए ये नदी है इंडस नदी, तो इस नदी के किनारे ही ये सारा एरिया हमारा बसता चला गया। ये इंडस नदी है, इस नदी के किनारे ये सारा एरिया बसता चला जाएगा। अब इस सिविलाइजेशन में एक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्या एग्जाम से कि जो साइट्स हैं, साइट्स के बारे में पूछ लेता है कि इस साइट में क्या फेमस है, तो मैं वही इम्पोर्टेंट कर लीजिए, वही पूछ सकता है। बाकी ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंशिएंट इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कुछ पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता चलूँगा क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। किसने निकाली थी? दयाराम सहनी ने, ठीक है। और स्टोन डांसिंग नटराज और सीमेट्री, ठीक है। इसमें 3 बातें लिख लीजिएगा कि कहाँ पर है ये हड़प्पा, पंजाब में है, और किसने ढूंढी थी? दयाराम साहनी ने। और यहाँ पर क्या मिल रहा है? स्टोन डांसिंग नटराज और सिमेट्री 37, ठीक है। स्टोन डांसिंग नटराज और सिमेट्री 37 यहाँ पर हमें मिल रही है, तो ये लिख लेंगे रिलेटेड टू हड़प्पा। नेक्स्ट आ जाइए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या लिखेंगे? मोहनजोदारो में लिखेंगे ये भी पाकिस्तान में है। इसको किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। और ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलता है हमें? मोहनजोदारो में, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदारो में। और डांसिंग गर्ल, ठीक है, एक डांसिंग गर्ल एक स्टैचू है, वो भी हमें कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। मोहनजोदारो और हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। डांसिंग गर्ल मिला है पशुपति महादेव, वो जो सील थी, ठीक है, वो जो आपकी सील थी वो कहाँ मिल रही है? वो भी हमें मोहनजोदारो में मिली, ठीक है। ये याद कर लेंगे। चानूदारो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रख लेंगे किसने डिस्कवर की? एनजी मजुमदार ने डिस्कस की। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ओनली इंडस साइड विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल एक तरीके से किला होता था, तो चानूदारो में किला नहीं है, बाकी हर जगह किला है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानूदारो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? तीनों पाकिस्तान में मिलेंगी। तो और इसमें सिटाडेल नहीं है, ठीक है। जितना हाईलाइट कर रहा हूँ ये ज़रूर आपको कॉपी में लिख लेना है। लोथल में आ जाइए, ठीक है। लोथल कहाँ है? ये इंडिया में, गुजरात में। और लोथल से एक ही पार्ट बनेगा, डॉकयार्ड, ठीक है। डॉकयार्ड लिख लेना। डॉकयार्ड कहाँ मिलता है? लोथल में मिलता है। मतलब जहाँ से शिप, मतलब जहाँ से आप कह सकते हैं डॉकयार्ड कह सकते हैं जहाँ से ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है। डॉकयार्ड क्या होगा? एक ऐसी जगह होगी जहाँ से आप मतलब एक पोर्ट, बंदरगाह कह सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेड करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। कालीबंगन मतलब ब्लैक बैंगल्स, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी का नाम याद रखेंगे। और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये ग्रेव याद रखेंगे, सर्कुलर ग्रेव एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव यहाँ पर मिलती हैं कालीबंगन में। बाकी कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। धोलावीरा, ठीक है, किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये क्यों फेमस है? यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम कह रहे थे ना ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होता था, तो वो धोलावीरा में आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन यूनिक मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। सुरकोददा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। सुरको तदा में हाँ, लेकिन हॉर्स के एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, एविडेंस ऑफ हॉर्स फाउंड, लेकिन हालांकि इतनी ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में जाके पूछे मुश्किल है। बस ये याद रख ली सुरको तदा कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट, जितना हाईलाइट करा उसको तो कॉपी में लिख ही लेंगे। नेक्स्ट इज बनावली। बनावली, इसमें आप लिखेंगे लैग्ड सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और सिटाडेल किसमें नहीं था, सिटाडेल आपका चनुदारो में नहीं था, C4 चनुदारो, C4 सिटाडेल। सिटाडेल कहाँ नहीं है, चनुदारो में नहीं है। और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ नहीं है, बनावली में नहीं है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट। राखी गढ़ी में याद रखेंगे लार्जेस्ट इंडस वैली साइट, ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, जनरली पूछ सकता है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट राखी गढ़ी, या पूछ लेगा डॉकयार्ड कहाँ पर मिल रहा है, लोथल। डांसिंग गर्ल कहाँ मिल रही है, मोहिंजोदारो, ठीक है। ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पर सिटाडेल नहीं है, चानूदारो। ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पर यूनिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बनावली। और यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ मिलेगा, धुलावीरा, ठीक है। और ये सारी साइट्स के इतना तो नाम याद होनी चाहिए कि ये साइट कहाँ पर है और ये साइट कहाँ पर है, ठीक है। तो जितना हाईलाइटेड पोर्शन है उसे कॉपी में लिख लेंगे, तो आप मान के चलिए इसी तरह के सवाल बनेंगे। ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अभी भी रिसर्च चल रही है, तो लेकिन हमें तो वही पढ़ना है जो हमारे काम की चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अभी जो रिसर्च चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जब तक वो किताबों में अपडेट नहीं हो जाती तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वही पढ़ेंगे जो अभी भी किताबों में लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास में हम लोगों ने आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।